नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन सुपरफास्ट खबरों में। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। संभल में एक कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि वो सरकार में गलत काम का विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से उन्हें हटा दिया गया। शिवपाल यादव के इस ताजा बयान से साफ है कि सपा में और यादव परिवार में सब कुछ ठीक नहीं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच खींचतान जारी है। शिवपाल इससे पहले भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोल चुके हैं और सरकार के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं। लोगों ने कभी भी गलत काम को और गलत काम की वजह से तो हम आज मंत्रिमंडल से बाहर ही हैं। मैंने रोका था, गलत काम करने वालों को रोका था। कौन लोग संरक्षण देते हैं? संरक्षण नहीं देना चाहिए, किसी को भी संरक्षण नहीं देना चाहिए था। कुछ लोग संरक्षण देते थे, हम रोकते थे, गलत काम करने के लोगों को रोकते थे। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाने की दिशा में चल रही बातचीत के बीच कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश में सीएम अखिलेश यादव से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को उनकी अखिलेश यादव से 3 घंटे तक की लंबी बातचीत हुई। हालांकि इस मीटिंग के बाद सस्पेंस और बढ़ गया जब सूत्रों ने बताया कि इसमें कांग्रेस के साथ महागठबंधन को लेकर नहीं बल्कि बड़ी तस्वीर को लेकर बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर के बीच हुई बातचीत में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं हुई, बल्कि दोनों के बीच स्वतंत्र स्तर पर मीटिंग हुई थी। टीम पीके ने अपने आधिकारिक बयान में पीके और एसपी नेताओं की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। बयान में कहा गया है कि मुलाकात में यूपी के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई। बीजेपी यूपी में समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा के जवाब में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, लेकिन सोमवार को बागपत में जब ये यात्रा पहुंच रही थी तो मंच पर ठुमके लग रहे थे। दरअसल सोमवार को बागपत में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के मंच पर नेताओं के आने में जरा सी देर हुई तो मंच संभाल लिया एक डांसर ने। दरअसल यूपी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के कैराना से बागपत की तुगाना पहुंचने पर यह कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के इंतजार में लोग बैठे थे। भीड़ कहीं भाग न जाए इसलिए आयोजकों ने मंच पर बार बाला को उतार दिया। भीड़ में कई पुलिस वाले भी मौजूद थे जो मंच पर चल रहे इस डांस को देखकर मजा ले रहे थे। ये डांस तब जाकर रुका जब संजीव बालियान और सांसद सत्यपाल सिंह दोनों ही पहुंच गए। तो यूपी में बीजेपी सत्ता में परिवर्तन लाने के मकसद से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। 2 दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई, लेकिन बीच रास्ते में ही परिवर्तन यात्रा को बार बालाओं के ठुमकों का सहारा लेना पड़ गया। बीजेपी का मिशन यूपी जारी है। बीजेपी आज सोनभद्र से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य परिवर्तन रथ को रवाना करेंगे। ये परिवर्तन यात्रा नौगढ़ के रास्ते चंदौली के लिए रवाना होगी। इस मौके पर रॉबर्ट्सगंज के रेलवे मैदान में एक जनसभा भी आयोजित की जाएगी जिसे अमित शाह और राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी सहारनपुर और झांसी से अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। आडवाणी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके घर पहुंचे और जन्मदिन की बधाई दी। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका अहम रही। पार्टी ने उनके संरक्षण में पूरे देश में एक पहचान बनाई। एक 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठी है। राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के करीब 4 साल बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक सुर में उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट बनाने की सिफारिश की है। सीडब्ल्यूसी की सोमवार को हुई मीटिंग में नेताओं ने कहा कि राहुल को अब पार्टी की कमान संभालनी चाहिए।
1998 से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में हुई इस मीटिंग की पहली बार खुद राहुल ने अध्यक्षता की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी की सबसे ताकतवर बॉडी है। राहुल ने सोनिया की गैर मौजूदगी में पहली बार सोमवार को इसकी अध्यक्षता की। बीमार होने की वजह से सोनिया मीटिंग में नहीं आ सकी। बताया जा रहा है कि उनका आना तय था और गाड़ी भी बाहर खड़ी थी, पर दिल्ली में स्मॉग को देखते हुए उन्होंने आखिरी वक्त में फैसला टाल दिया। राहुल का CWC मेंबर्स ने पहली बार प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए समर्थन किया है। 4 घंटे चली मीटिंग में पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने राहुल को अध्यक्ष बनाने की बात सबसे पहले उठाई। मीटिंग में मौजूद मनमोहन सिंह, P. चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी और अंबिका सोनी ने इस मांग का समर्थन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जब महज 44 सीटें मिली थी, तब प्रदेश स्तर के कुछ नेता राहुल के नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे। राहुल गांधी जी की एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी में पहले ही से स्वीकारता है। लोगों ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है और अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। और जिस तरह से वर्किंग कमेटी ने एक आम सहमति उनके नाम पर की है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उनको ये जिम्मेदारी समय आया है कि राहुल जी को बागडोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। औपचारिक रूप से वैसे तो नेता है और इसलिए उनकी बात पर ही पार्टी हर निर्णय लेती है, लेकिन उनकी भी कुछ रणनीति है। शायद वो निर्णय लेंगे, कब वो इस औपचारिकता को स्वीकार करेंगे, ये जब समय आएगा तब पता लगेगा। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन पर उठी मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने रहें या फिर अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन पार्टी में सिर्फ सोनिया और राहुल की ही चलेगी। अध्यक्ष बने उपाध्यक्ष बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलती तो वहाँ राहुल और सोनिया की है। वहाँ कोई आम नागरिक की या आम भारतीय की तो कांग्रेस में चलती नहीं है, और इसलिए हम उसको इटली को। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे के भारत दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। कल दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। भारत ने सोमवार को ब्रिटेन से शराब कारोबारी विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की कथित बिचौलिए क्रिस्टीन मिशेल सहित करीब 60 वांछित लोगों को प्रत्यर्पित करने को कहा, ताकि उन्हें यहां न्याय के जद में लाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी ब्रिटिश समकक्षी थेरेसा मे के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान करीब 60 वांछित लोगों की सूची ब्रिटेन को सौंपी गई। ब्रिटेन ने भी भारत को 17 ऐसे लोगों की सूची सौंपी है जिनकी हिरासत उसे परस्पर कानून सहायता संधि के तहत चाहिए या जिसके खिलाफ न्यायिक अनुरोध पत्र यानी लेटर रोगरेटरी जारी हो चुका है। मोदी और मे के बीच हुई बातचीत में प्रत्यर्पण के अनुरोधों का मुद्दा भी उठा और इस मुद्दे में संबंधित दोनों देशों के अधिकारियों को जल्द ही बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि बातचीत के बाद भारत को ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की मुलाकात के पहले दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत में भी माल्या के प्रत्यर्पण का मामला उठा था। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में भारत की एंट्री के मामले पर चीन ने फिर हेकड़ी दिखाई है। इस हफ्ते वियना में होने वाली बैठक से पहले चीन ने कहा कि भारत की सदस्यता की दावेदारी को लेकर उसके रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। चीन ने संकेत दिया है कि गैर NPT देशों यानी कि वो देश जो परमाणु अप्रसार संधि से अलग है, उनके प्रवेश को लेकर ग्रुप नियमों को अंतिम रूप देगा। उसके बाद ही भारत की एंट्री पर विचार किया जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस शुक्रवार को वियना में NSG के पूर्ण सत्र का आयोजन होगा और फिलहाल हमारे रुख में कोई परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन भारत सहित संबंधित पक्षों के साथ नजदीकी संपर्क में है और इस मुद्दे पर रचनात्मक बातचीत और समन्वय कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि चीन को छोड़कर NSG में शामिल लगभग सभी देश भारत की एंट्री के पक्ष में हैं। जमात उद दावा प्रमुख और मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद ने भारत को जम्मू कश्मीर में कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करने की धमकी दी है। सईद ने धमकी दी है कि यह हमला ऐसा होगा जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सईद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित मीरपुर में रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए धमकी वाले लहजे में कहा कि मोदी ने वो किया जो उन्हें करना था। अब कश्मीर में एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की मुजाहिदीनों की बारी है।
आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा संस्थापक सईद ने अपने समर्थकों द्वारा जिहाद के नारों के बीच आक्रामक लहजे में कहा, मुजाहिदीन जो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वो सर्जिकल स्ट्राइक भारत के हमले जैसा नहीं होगा जिसे विश्व द्वारा स्वीकार तक नहीं किया गया। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के तत्काल बाद सईद ने मोदी सरकार को पाकिस्तानी सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सैनिक टी राजेंद्र को आज सुबह अंतिम विदाई दी गई। शहीद को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई है। टी राजेंद्र पाकिस्तान की ओर से पुंछ में की गई फायरिंग में शहीद हुए थे। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अभी तक 100 से भी ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और उसके कई पोस्ट भी तबाह हुए थे। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। मुकाबला हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक हिलरी और रिपब्लिकन ट्रंप में से कोई भी जीते विदेश नीति पर गहरा असर पड़ेगा। दोनों ही उम्मीदवारों ने कैंपेन के दौरान अपने बयानों में भारत और साउथ एशिया को लेकर यूएस की बेहतर पॉलिसी के संकेत दिए हैं। तमाम सर्वे के नतीजों पर गौर किया जाए तो सब में हिलरी की जीत करीब करीब तय बताई जा रही है। अभी तक कांटे की टक्कर दे रहे ट्रंप अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं और उन्हें जीत के लिए भारी उलटफेर की जरूरत पड़ेगी, जो आखिरी वक्त में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। निजी ईमेल सर्वर के इस्तेमाल के मामले में FBI से हिलरी को मिली राहत के बाद अब उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। बुलंदशहर के खुर्जा में एसपी के पूर्व सांसद कमलेश वाल्मीकि और एसपी के नेता विनोद पहलवान समेत पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने इन लोगों को उस समय पकड़ा जिस वक्त ये लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने 72,000 रुपए कैश और ताश की गड्डियां बरामद की हैं। पुलिस ने एसपी के पूर्व सांसद और नेता को निजी मुचलकों पर छोड़ा भी है। राजधानी में स्मॉग से लोगों की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। यह हवा सांस लेने के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही कई बीमारियों को न्योता भी दे रही है। अब ये स्मॉग आगरा तक पहुंच चुका है। आगरा में ताजमहल घूमने आए सैलानियों को खास दिक्कत हो रही है। सैलानी जहां एक और ताजमहल का लुत्फ उठाने के लिए आगरा पहुंचे थे, लेकिन अब उन्हें वहां पर स्मॉग से दो चार होना पड़ रहा है। ताजमहल की विजिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते स्मॉग ने एक तरफ जहां लोगों का जीना मुहाल किया है, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली घूमने आए सैलानी स्मॉग से परेशान हैं। स्मॉग से परेशान सैलानी अब दिल्ली घूमने की बजाय हिमाचल का रुख कर रहे हैं।  दिल्ली एनसीआर में फैले स्मॉग का असर उत्तर प्रदेश के शहरों में भी दिखने लगा है। सूबे की राजधानी सहित ज्यादातर शहरों में लोगों को सुबह के वक्त सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। जहां दिल्ली एनसीआर में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, वहीं कानपुर में भी स्कूल के प्रबंधकों ने बच्चों को मास्क पहनकर आने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ने उसके घर में 177 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। घर में लगातार 18 टेस्ट जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को इस हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सीजन की शुरुआत वाला टेस्ट मैच था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक 28 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसकी टीम ने क्रिकेट सीजन की शुरुआत हार से की है, वो भी अपने ही घर में। साल पहले वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को इसी वाका ग्राउंड पर 9 विकेट से हराया था। खास बात यह कि कप्तान स्टीव स्मिथ के अलावा मिशेल स्टार्क, मिशेल मार्श और जोस हेजलवुड तब पैदा भी नहीं हुए थे। टीम इंडिया के हेड कोच अनिल कुंबले ने इंजर्ड प्लेयर्स की टीम में वापसी के लिए नया रूल बना दिया है। टीम में जख्मी खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके लिए टीम में वापसी का नया नियम तैयार किया गया है। नए नियम के मुताबिक चोट से उबरने के बाद प्लेयर को पहले घरेलू क्रिकेट खेलकर अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करना होगा। उसके बाद ही नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा।
भारतीय टीम 5 मैचों की श्रृंखला में जब इंग्लैंड का सामना करेगी तो सभी का ध्यान डीआरएस पर टिका रहेगा और टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आज कहा कि इस विवादास्पद तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए टीम ने रणनीति बनाई है। रहाणे ने बुधवार से शुरू होने वाली सीरीज से पहले पत्रकारों से बातचीत में ये दावा किया।